गुड मॉर्निंग 8th क्लास। लास्ट डे से हमारा चैप्टर कंटिन्यू था ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, और जो हमारा सैटरडे था, सैटरडे को हम लोगों ने हमारे जो इस चैप्टर का जो 5th पॉइंट था ऑपरेशंस, उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा 6th पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, जिसका जो पॉइंट है वो है डिससेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले तो बेटा इसका मतलब देखिए, डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष। असंतोष की जो भावना थी वह कितनी ज़्यादा व्याप्त हो चुकी थी उस समय दोनों में ही। भारतीय तो इसलिए असंतोष थे क्योंकि उनकी ज़मीन, उनकी मेहनत, उनका पैसा सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम बना लिया गया था। और अंग्रेज़ इसलिए सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि उन्हें जितना मिल गया था वो उससे कहीं ज़्यादा भारत से चाह रहे थे। तो देखिए, डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष 1835 to 1856। उस समय क्या हालात थे और क्या अंग्रेज़ों के मन में और क्या ख्याल आए, उसी के बारे में हम आप पढ़ते हैं। तो देखिए, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। यह भारत का वह समय था जब भारत के अंदर शिक्षा देने का कार्य फारसी या संस्कृत भाषा में किया जाता था। पर्शियन का मतलब होता है फारसी। उस समय भारत के अंदर शिक्षा फारसी और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। लेकिन 1835 में एक अंग्रेज़ जिनका नाम था मैकाले, उसने एक सुझाव दिया कि हमें जो है इनकी जो शिक्षा प्राप्त करने की जो भाषा है उस भाषा में परिवर्तन करना चाहिए। ध्यान दे लेना, यह चीज़ जो है वो 1835 में सुझाव दिया गया था मैकाले के द्वारा। और आगे वो कहते हैं, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ के लोगों को अर्थात भारतीयों को अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ाना चाहिए। ये सुझाव किसके द्वारा रखा गया? मैकाले के द्वारा रखा गया था 1835 में। अब यहाँ देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जिसे कहते हैं वह इनकी बात से सहमत हो जाते हैं और वह कह रहे हैं कि हाँ, मुझे भी ये सुझाव तुम्हारा बिल्कुल सही लगता है। आई एग्री, मैं इस विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ। यहाँ वो सहमत हो गए। नेक्स्ट पिक्चर में देखिएगा, इंग्लिश एजुकेशन प्रोडक्ट्स क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब यहाँ वो आगे ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी की पढ़ाई जो है, अंग्रेज़ी की जब पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी तो अंग्रेज़ी की पढ़ाई के से, अंग्रेज़ी भाषा से पढ़े हुए लोगों से, अंग्रेज़ अधिकारियों को बहुत सारे जो है वो पढ़े लिखे लोग मिल गए, बाबू मिल गए, जिन्हें उन्होंने कम पैसे में अपने यहाँ पर नौकरी में रख लिया। बहुत वह इस तरह से भारतीयों का जी भी जीत रहे थे, कुछ भारतीयों को जो है अपनी तरफ कर भी रहे थे कि वह उन्हें जॉब दे रहे हैं और इंग्लिश भाषा में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही तुच्छ नौकरी पर या तुच्छ जो बहुत ही कम जो सैलरी थी उस सैलरी पर उन्होंने उन्हें नौकरी पर रख लिया। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। लेकिन संयोगवश ये ऐसी पीढ़ी थी जिसमें कई इस पीढ़ी में एक नए प्रकार के बुद्धिमानों का विकास भी हुआ। इस जनरेशन में नई बुद्धिमानों लोगों का विकास भी हुआ। अब ये यहाँ के जो लोग थे उन्हें अंग्रेज़ों की भाषा समझ में भी आती थी, अंग्रेज़ों के काम करने का तरीका भी समझ में आने लगा था और उनके लिखे दस्तावेज भी उन्हें समझ में आने लगे थे। तो ये एक नई जनरेशन का विकास था। अब यहाँ देखिए, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब यहाँ जो है ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या कौन हैं? इंडियंस हैं। ये आपस में बात कर रहे हैं कि वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें इस भाषा में अपने भाइयों को भी, अपने देशवासियों को भी पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशंस। और साथ में देखिए, दूसरे पर्सन ये कह रहे हैं और हमें उनकी भौतिक दशाओं को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम लोग अंग्रेज़ी से पढ़ लिए हैं, आज हमारी नौकरी लग गई है, हमारी स्थिति में कुछ सुधार है, तो हमें अपने भाइयों को भी इस भाषा से पढ़ाना चाहिए और उनकी भौतिक अवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड पर्सन देखिए, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रेवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है बेटा वेदनाएं, दुख, परेशानियां, संवेदनाएं, ये सारे शब्द इसी के निकलते हैं। तो देखिए, और उसके बाद वो कहते हैं इसके लिए हम सभी को जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश संसद जो है, वहाँ जाना होगा और अपने सुझावों को वहाँ रखते हुए उनसे विनती करनी होगी। देखिए, यहाँ वेदनाएं जो हैं कन्वे करना,
क्योंकि भारतीय उनके गुलाम थे, वह वहाँ पर कन्वे ही कर सकते थे, वह उनसे अपनी चीज़ बता नहीं सकते थे, वह उनके सामने सिर्फ क्या कर सकते थे, वह उनके सामने विनती कर सकते थे। तो यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसके लिए हमें अपनी परेशानियों को ब्रिटिश संसद में पहुँचाना होगा, उनके सामने इस बात को रखना होगा कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के और भाइयों को भी इस भाषा में ही पढ़ाया जाए। इस पिक्चर में ये क्लियर हो गया। देखिए इंडियंस आपस में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर पे हम लोग आ जाते हैं। अब इस नेक्स्ट पिक्चर को जब आप देखेंगे, देखो आपको अपने इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। इस इंडिया के मैप में ही अब हम देखिए पढ़ते हैं, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, कि 1856 में अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को जीत लिया था। 1856 तक अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को, ये देखिए स्टेट्स दिए गए हैं, ये नीचे आपको देखिए ब्रिटिश एरिया दिया गया है कि येलो कलर में जितने भी हैं वो स्टेट्स हैं, और ये जो पिंक एरिया है ये क्या है, ये ब्रिटिश एरिया है। ये पूरा आपको जो इंडिया है, कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरा इंडिया आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिंक दिखाई दे रहा है। तो ये पिंक कलर का जो पूरा है यानी कि पूरा ब्रिटिश एरिया है। तो 1856 तक पूरी इंडिया पर जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था, उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अब यहाँ पर अब उन्हें जो है अब भारतीयों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी भी नहीं उनकी, क्योंकि अब वो पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुके थे, इसीलिए वो भारतीयों की ज़रूरत की जरा भी परवाह नहीं करते थे। लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन यानी जरा भी परवाह नहीं करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब यहाँ हमारे देश के जो राजा थे, हमारे देश की हालत देखो कैसी हो चुकी थी 1856 तक। हमारे देश में जो राजा महाराजा थे वो सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथ पर नाचने वाली या उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियाँ बन गए थे। पपेट्स का मतलब होता है कठपुतली। तो वह अब हमारे राजा सिर्फ उनकी उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतली बन चुके थे। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और हमारे भारतीय जो थे वो अपने सारे पुराने धंधे व्यवसाय बिजनेस जो थे उन्हें खो चुके थे। हमारा पुराना धंधा व्यवसाय जो था वो पूरी तरह से खो गया था। राजा महाराजा सिर्फ अब कठपुतली बन चुके थे अंग्रेज़ों के हाथ पर नाचने वाले। एंड लैंड्स, और भूमि भी अब उनकी हो चुकी थी। भूमि पर भी किसका अधिकार हो चुका था, भूमि पर भी अब जो है वो अंग्रेज़ों का ही अधिकार हो चुका था। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। अब ये देखिए यहाँ वो कह रहे हैं, यहाँ अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर, अर्थात वो कह रहे हैं कि हम उस समय के हालात ऐसे थे कि वह हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। कन्वर्टेड करना, परिवर्तन करना, कि वह हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो अब देखिए तुम केवल यही बात कर रहे हो, उन्हें बाहर निकालने के लिए भी हमें कुछ करना होगा। सिर्फ इस बारे में यहाँ सब लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। ये वो सभी जो हैं वो मार्टियर्स हैं जो कि अंग्रेज़ों की सत्ता से परेशान हो चुके थे। ये आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ ये आपस में बातचीत में देखिए कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों को अब हमारी कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ के राजा भी अब उनकी उंगलियों पर नाचने वाले, इशारों पर नाचने वाले कठपुतली बन चुके हैं। हमारे भारतीयों ने अपने अपने उद्योग धंधों को खो दिया है। हम सभी की नौकरी चली गई है, हम सब गुलाम बनकर रह गए हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे पर्सन कह रहे हैं कि जॉब भी चली गई और हमारी ज़मीनें भी उनके द्वारा छीन ली गई हैं। अब देखिए यहाँ थर्ड पर्सन कह रहे हैं उनके द्वारा हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है, हमें तो हमारे धर्म से भी दूर किया जा रहा है। तभी यहाँ देखिए नेक्स्ट पर्सन कह रहे हैं यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तुम सिर्फ इतना कहते हो, हमें तो इस बारे में सोचना है कि हम कैसे इन अंग्रेज़ों को अब यहाँ से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि अगर हमने उन्हें नहीं फेंका तो वह हमारी हालत और बद से बदतर बना देंगे। इसीलिए अब ज़रूरी है कि हम अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर निकाल दें, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि तुम ये बात करो कि ज़मीनें चली गई या धर्म परिवर्तन हो गया। अब तो सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि हमें क्या है, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल कर भगा देना है, अपने देश को आज़ाद करवा लेना है। देखो इस पूरे पिक्चर में आप सभी देखोगे कि यहाँ पर एक तरफ इंडिया का मैप दिया गया है, जिस मैप में साफ साफ बताया है कि पूरी इंडिया पर जो है वो ब्रिटिश का अधिकार हो चुका था। ये सब लोग परेशान हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं।
यहाँ बैठकर काउंसिल कर रहे हैं कि अब हमें करना ही होगा, हम कब तक इन अंग्रेज़ों के इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त करते रहेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं अब हम। तो देखो बेटा, ये असंतुष्टि आपने लास्ट में देख ली कि किस प्रकार से डिससेटिस्फैक्शन चारों तरफ हो चुका था, लोग कैसे डिससेटिस्फाई हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब हमारा 7 पॉइंट आता है। 7 पॉइंट है हमारा द स्पार्क्स। स्पार्क्स का मतलब होता है बेटा चिंगारियाँ। जब किसी भी चीज़ को अगर जो आग, मतलब यहाँ उस आग की बात की गई है कि जो हमारे आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिस लगन की आवश्यकता थी, जिस का चिंगारी की आवश्यकता थी, अर्थात लोगों के मन में गुस्सा तो फूटा हुआ था लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था, वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो व्यक्त कब हुआ, कब उसमें चिंगारी लगी? ये समय था 1855 टू 1857, जब भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों को भगाने की, अपने देश को आज़ाद कराने की चिंगारी सुलग चुकी थी। अब यहाँ देखिए वो कैसे सुलगी थी। अब इस पिक्चर को आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार की कंडीशन है, किस प्रकार से उनको परेशान किया जा रहा है। सारी पिक्चर आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ देखिए, अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। टैक्सेस कंटिन्यू टू र्यून द पीजेंट्स, कि लगातार जो है वो कर, टैक्स जो थे वो किसानों पर बढ़ ही रहे थे, और बढ़ते हुए किसानों के कर किसानों के ऊपर बढ़ते हुए जो कर था, जो टैक्स था, उसके कारण जो किसान थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। उनका विनाश पूरी तरीके से हो चुका था। र्यून होना, बर्बाद होना, विनाश होना। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट। अब यहाँ देखिए आगे कहा गया है कि बंगाल के अंदर नए भूमि कानून बना दिए गए थे। बंगाल में नए भूमि कानून बना दिए गए थे, और उस कानून के अनुसार जो संथाल थे वह भी अपनी ज़मीनें खो चुके थे। वह भी क्या कर चुके थे? अपनी ज़मीनें खो चुके थे। और उस ज़मीन को खोने के कारण वह सब क्या हो चुके? वो व्याकुल हो चुके, परेशान हो चुके, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्हें अब किसी भी हालात में अपनी ज़मीन चाहिए थी। एक तो वो इतने सालों से जो है वो टैक्स से परेशान तो थे ही, लेकिन अब नए नियम जब अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल में लागू कर दिए गए तो उन संथाल लोग जो थे उन्हें अपनी ज़मीनें भी खोनी पड़ी थी, जिसके कारण वो और ज़्यादा व्याकुल हो गए। इन 1855 और इसी के कारण 1855 में दे रॉज इन रेबिलियन एंड मैस्क्यूर्स यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और इसी के कारण 1855 में वह विद्रोह पर उतर आए। देखिए, रिबेलियन एंड मैस्कैट्स का मतलब होता है मौत के घाट उतार देना, और रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। वह सभी लोग जो थे वो जो है वो विद्रोह पर उतर आए, सभी लोग विद्रोह पर उतर आए। और यहाँ देखिए उनके साथ जब वो विद्रोह करने लगे तो उनके साथ क्या हुआ? उन लोगों को जो है उनके, और जो लोग विद्रोह पर उतर आए थे उन लोगों को, जो यूरोपवासी थे, जो यूरोपियंस थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने मार दिया, उन लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जो उनका समर्थन कर रहे थे उन लोगों को भी, और जो उनके विरोध में आए थे उन लोगों को भी उनके द्वारा मार दिया गया। यहाँ आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से वो कैसे विद्रोह पर आ चुके थे, कैसे क्या हुआ था। इस पिक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो द स्पार्क्स यानी चिंगारी कब से उठी थी? 1855 से 1857 तक। ये तब उठी जब पहले से ही किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स तो था ही, और इसके कारण किसानी अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बर्बाद हो रही थी। लेकिन बंगाल के अंदर जब नया भूमि कर लगा दिया गया, भूमि के नए नियम बना दिए गए, जिसके कारण संथाल लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी, वह उससे व्याकुल हो उठे और उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह के कारण यूरोपियन जो लोग थे उन लोगों ने उन विद्रोहियों को मार डाला, और जो उन विद्रोहियों का सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को भी क्या किया? उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है जिसमें हमारी फर्स्ट लाइन है, देखिए, डिसकंटेंट वॉज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। यहाँ पर आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी अब धीरे धीरे असंतोष की भावना पनप रही थी। ये देखिए, डिसकंटेंट का मतलब है यहाँ पर असंतोष की भावना।
तो वह जो लोग थे कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो थे, वहाँ उस ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो आर्मी वाले लोग थे, यानी कि उनकी सेना जो थी, उस सेना में भी धीरे धीरे असंतोष की भावना पनप रही थी। ये कौन से आर्मी वाले थे, आपको सबसे पहले ये क्लियर होना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी उसके अंदर वह सैनिक जो भारतीय थे, अर्थात यहाँ एक चीज़ क्लियर थी कि यहाँ पर जो यूरोपियंस थे, जो अंग्रेज़ थे, यानी कि जो गोरे लोग थे, उन लोगों को तो ऊंची पोस्ट पर और भारी वेतन पर, यानी कि बिग सैलरी पर उनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन वहीं भारतीयों को जो है वह बहुत नीचे पोस्ट दी गई थी और उन्हें वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। इसके कारण और मेहनत सबसे ज़्यादा भारतीयों को ही करनी होती थी और जंग में भी उन्हें ही जाना होता था, युद्ध भी उन्हें ही करना होता था। तो इस कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय नौजवान लगे हुए थे, भारतीय सेना के जो लोग लगे हुए थे, उनके मन में भी असंतोष की भावना पनप रही थी। अब यहाँ देखिए वो चीज़ यहाँ क्लियर हो गई है आपकी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंस। अब यहाँ देखिए वो बता रहे हैं, यहाँ बिल्कुल उस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है, इस चीज़ को पूरी तरीके से जो है वो क्लियर को बता दिया गया है कि जो गोरे लोग थे उन लोगों को तो है बहुत भारी वेतन दिया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको पेमेंट दिया जाता था और रहने के लिए भी बड़े बड़े मेंशंस दिए गए थे, मकान दिए गए थे और उनके काम करने के लिए उन्हें नौकर भी मिलते थे। जो वाइट लोग थे, जो गोरे सैनिक थे, गोरे सैनिकों को बड़े ऊंचा तो पेमेंट मिलता था, बहुत भारी तो सैलरी मिलती थी, रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारतें मिली हुई थी और काम उनकी नौकरी करने के लिए उन्हें नौकर भी दिए गए थे जो उनकी सेवा कर सकें। वाइल वी गेट ए पैटर्न्स एंड स्लो प्रमोशंस। अब यहाँ देखिए आगे वो कह रहे हैं, आगे यहाँ उस स्थिति को बताया है कि पिटन्स का मतलब होता है बेटा बहुत कम वेतन, बहुत कम सैलरी, जबकि भारतीय सेना के जो लोग थे जो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के रूप में तैनात थे, उन लोगों को बहुत कम सैलरी दी जाती थी, उन लोगों को बहुत कम वेतन दिया जाता था और उन्हें प्रमोशन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था और मिलता भी था तो बहुत कम प्रमोशन मिला करता था। यहाँ आप हालात देख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, द अंग्रेज आस्क us to cross the sea which is against our religion, who is the टोपी वाला to abolish our age old customs। और देखिए यहाँ कहा है कि अंग्रेज़ जो थे उस समय क्या हालत थी उन सिपाहियों की जो अंग्रेजी सेना में तैनात थे, कि वहाँ पर वो बता रहे थे कि जो अंग्रेज़ थे वह अंग्रेज़ भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए कहते थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों के द्वारा समुद्र पार करने के लिए कहा जाता था, जो भारतीयों के धर्म के खिलाफ था, जो भारतीयों के धर्म के खिलाफ था। यहाँ देखिए वो बता रहे हैं, सैनिक यहाँ आपस में बात कर रहे हैं कि वो टोपी वाला अंग्रेज़ कौन होता है, हमारी वर्षों पुरानी, हमारी सदियों पुरानी, युगों पुराने रीति रिवाज को तोड़ने वाला, कि जो हमें हुक्म दे रहा है कि हमें समुद्र पार करके जाना होगा, समुद्र पार करना होगा, समुद्र पार करना हमारी परंपरा के विरुद्ध है। और ये टोपी वाला आखिर होता कौन है, जो हमारी सदियों की परंपरा को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये पूरी तरीके से जो है वो विद्रोह की भावना जाग चुकी थी। इसी विद्रोह की भावना के कारण ही जो है उन लोगों के मन में असंतोष व्याप्त हो गया था। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सैनिक देखिए, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, यानी कि यहाँ ये एक भारतीय सैनिक है जो कह रहा है हमें अंग्रेज़ों को भारत से निकाल देना चाहिए, अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ देना चाहिए। यहाँ पर सैनिक पूरी तरीके से असंतुष्ट हो चुके हैं और सैनिकों में से ही ये कहा जाता है कि अब हमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। अब उसी समय एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। वह जब पूरी तरीके से देखता है कि हमारी सेना, और वह खुद भी पूरी तरह से जो है असंतुष्ट था, सेना के सभी लोग जो असंतुष्ट थे, वह अपनी सेना का, अपनी भारतीय सेना का नेतृत्व करता है
और वह आगे बढ़ता है और अंग्रेज़ अधिकार अपनी टुकड़ी के साथ, अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेज़ के बड़े अधिकारी पर हमला कर देता है और वह विद्रोह करता है। इसी विद्रोह के कारण उसे क्या दे दी जाती है? वॉज एक्सिक्यूटेड। एक्सिक्यूटेड का मतलब होता है यहाँ पर कि फांसी दिए जाना। एग्जीक्यूटेड का मतलब है फांसी दिए जाना। कि जब वह अपने सिपाहियों के साथ अंग्रेज़ों का विद्रोह करता है और बड़े अधिकारी पर हमला कर देता है तो मंगल पांडे को इसकी सज़ा मिलती है और उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। अब अंग्रेज़ों के इस करतब के कारण भारतीय सैनिकों में और भी ज़्यादा गुस्सा उभर आया था और भी ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। उनकी विद्रोह की भावना और भी ज़्यादा जागृत हो गई थी। देखो बेटा, इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं बताई है लेकिन इस चैप्टर में, लेकिन एक चीज़ और थी। जब आप अपना हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ साफ साफ पता चलेगी। इनके विद्रोह का एक कारण और भी था कि इन्हें जो कारतूस चलाने के लिए दिए जाते थे वह कारतूस जो थे गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए होते थे। और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार गाय और सूअर की चर्बी को हमारे भारतीय मुंह नहीं लगाते और इन कारतूसों की ये विशेषता थी कि इन्हें चलाने से पहले इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे भारतीय अपने धर्म का उल्लंघन मानते थे और उन्होंने इस कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। इस कारण भी वह विद्रोह के लिए बहुत ज़्यादा आगे आए थे। अब यहाँ देखिए, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तब बहुत ज़्यादा हालात में हमारे भारतीय सिपाही जो थे वह परेशान हो गए और वह सब जो है सब विद्रोह के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, 1000 ऑफ अदर सिपाही रिवॉल्टेड। रिवॉल्टेड का मतलब होता है बेटा विद्रोह कर देना। रिवॉल्टेड मीन्स विद्रोह कर देना। कि फिर हजारों की संख्या में जो हमारे सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। कि स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है कि उतार लेना। यूनिफॉर्म यानी अपनी, उन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारियों की यूनिफॉर्म जो थी, जो उन्होंने सेना के रूप में धारण कर रखी थी, उन्होंने उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसे उतार कर फेंक दिया। कि वह सारे के सारे जो भारतीय सैनिक थे उन सारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अपनी जो है वर्दियाँ उतार ली गई और उन्होंने अपनी वर्दियाँ जो है उतार कर फेंक दी। तो देखो बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेना, हार्ड वर्ड्स कर लेना और अब तक जितने भी चैप्टर आपके पूरे हो गए हैं उनका जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके रखना। इनका पूरा कंप्लीट होने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी होने चाहिए, क्योंकि सम टाइम बाद आपका टेस्ट होगा तो आपको टेस्ट में जो है ये सारे चैप्टर्स आएंगे। और अपने चैप्टर को अभी रिवाइज कर लेना।